हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी हम जो देखने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक हमारा बच गया था, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उसी में हम लोग को एक जो टर्म पढ़ना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये नहीं पढ़ा था। हाँ, लेकिन टर्म जो क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम लोग बड़ी बाती बखूबी अच्छे अंदाज में समझ रखा था कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि घर में जितने भी एप्लायंसेस यूज करते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद वो हीट हो जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हो। होता है कि नहीं होता है? बल्ब ऑन है, कुछ देर के बाद देखना बल्ब भी हीट हो जाता है। फैन चल रहा है तो फैन चल रहा है तो देखना कुछ देर के बाद स्विच भी हीट हो जाता है। हम लोग फोन चार्ज करते हैं तो पता चलता है कि चार्जर जो होता है वो भी कुछ टाइम के बाद हीट हो जाता है। तो इस तरीके से लैपटॉप पे हम लोग यूज चार्ज करते हैं, पता चलता है क्या उसका चार्जर भी हीट हो जाता है। तो पता हमें यूं चला है कि जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में सप्लाई होता है किसी एप्लायंस को ग्लो कराने में या उसके रेसिस्टेंस को ओवरकम करने में जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तो फाइनली रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, एक हीटिंग इफेक्ट मिलता है जिसका नाम था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना हीट डेवलप किया, कितना हीट प्रोड्यूस किया, ये सारा का सारा टर्म जो है हमें एक जूल्स साहब ने दिया था और उन्हीं के नाम पर रखा गया क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बात समझ में आ रही है ना क्या कर रहा हूं? चलिए हम लोग टॉपिक ले लेते हैं और होता क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वो भी अभी देखेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट अभी क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा गौर फरमान। आपने सर्किट देखा है, बेशक ये हमने बल्ब कनेक्ट किया और ये बैटरी है और इस तरीके से प्लस माइनस यहां से करंट आई फ्लो करेगा, है ना। अब मैं बताना चाहूंगा क्या कि जैसे ही यहां से करंट फ्लो करेगा, वर्तमान क्या कर रहा हूं, ये सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब के पास जाएगा, बल्ब क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। या यहीं पे अगर कोई दूसरा हम एप्लायंस लगाते हैं, फैन लगाते हैं, तो ये फैन क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब हम कहना यह चाह रहे हैं कि किसी भी सर्किट में जब आप स्विच ऑन करते हो तो वह करंट कहां जाता है, हमारे एप्लायंस में जाता है। और एप्लायंस को अगर बल्ब है तो ग्लो करेगा, फैन है तो उसको मूव कराएगा। लेकिन पता हमें यह चलता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें जब करंट फ्लो करता है तो ये करंट जो फ्लो करता है ये चार्ज जब तक फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मतलब यह है कि इसमें चार्ज जो है ना एक दूसरे को कोलाइड करता है ना, एक चार्ज का फ्लो होता है। जब चार्ज का फ्लो होगा तो पता ये चलेगा कि हमारा बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा या यहाँ पे फैन है तो फैन चलेगा। लेकिन हम बताना यह चाह रहे हैं कि मान लो आप ये भी जानते हो ना बचपन से कि कोई भी एप्लायंस हो उसका अपना एक रेसिस्टेंस होता है या नहीं होता है, उसका अपना एक रेसिस्टेंस होता है। तो अब हमारा कहना यह है कि जैसे यहां से हम करंट फ्लो कराते हैं तो पता यह चलता है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है उसमें इस वायर में या बल्ब में जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हीट डेवलप किया जाता है। अगर मान लो कि कम, ये तो एप्लायंस है कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, मान लो कि यहाँ पे हम कंप्लीट रेसिस्टेंस अगर डाल दें तो पता यूं चलेगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें करंट का ज्यादा डेवलप करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। जब करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो पता यूं चलेगा कि इसमें हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा बहुत सारा हीट। अब हमें वही देखना है कि इसमें हीट हमें कितना मिला। तो आइए इसको हम मान लेते हैं यहां पे कंप्लीट रेसिस्टेंस ही मान लेते हैं, मतलब यह कि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है। अब इस रेसिस्टेंस को हमें ओवरकम करने के लिए, और यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पर जोड़ दिया, वोल्टेज, ठीक है। और यहां पे हमने आमीटर जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप बचपन से जानते आ रहे हो आर्मेचर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए
अब मैंने यहां पर इसको रेसिस्टेंस मान लिया। अब हमें जो करंट फ्लो कराना है कंप्लीटली रेसिस्टेंस में फ्लो कराना है, मतलब यह कि उस रेसिस्टेंस को कम करना है, मतलब उसकी रेसिस्टिविटी को ओवरकम करना है। ओवरकम करने के लिए हीट ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोड्यूस करना होगा। अब हमें पता यूं चला कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी वायर है, रेसिस्टेंस है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर चार्ज को हम फ्लो कराते हैं तो वर्क डन होता है। वर्क डन होता है कि नहीं होता है? और वो वर्क डन क्या होता है? हमने बचपन में पढ़ा था ना, V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन बाई चार्ज। अब हम यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता हमें ये चलेगा कि आएगा क्या, W इक्वल V इंटू क्यू आएगा ना। और याद करिए, मतलब यह कि चार्ज को हमने जो फ्लो कराया है इस रेसिस्टेंस में, तो मेरे को वर्क डन कितना हुआ, V इंटू क्यू। कब? जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्लियर? अब हम बताना यह चाह रहे हैं कि ये तो बात हमारी हो गई। अब जरा सोचिए कि इसे कोई भी आप लेंस यूज करोगे तो उसका कुछ ना कुछ पावर होगा कि नहीं होगा? पावर होगा ना। तो जब पावर होगा तब पावर कितना एनर्जी लेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। P इक्वल, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, P इक्वल होता है W बाई टी। P इक्वल W बाई टी। तो ऐसा करो, W इक्वल क्या होगा, PT। तो W का वैल्यू यहां पर आप पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे, W इक्वल PT। तो W के बदले में अगर यहाँ पे हम PT पुट करते हैं, लेकिन हमको चलिए W के बदले PT पुट करते, क्या होगा, PT इक्वल V इंटू क्यू होगा। तो T जब हम इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, P इक्वल V इंटू क्यू बाई टी। क्लियर है? और याद करिए, आपने बचपन में कहीं पढ़ा था Q बाई टी जो होता है वो क्या होता है, Q बाई टी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q बाई टी का मतलब ये हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बताओ मेरे को, मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, P इक्वल V इंटू, अब Q बाई टी क्या होता है, I। तो पता हमें ये चला कि P इक्वल वी आई, एक मेरे को फॉर्मूला आ गया। हमेशा याद रखना, पावर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में याद करिए, बचपन में हम लोगों ने एक पढ़ा था वीर, V इक्वल आई आर, पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करेंट इंटू रेसिस्टेंस। तो अब यहां पे हम P इक्वल, यहां पर लिख देता हूं ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में आप देख सकते हो V इक्वल क्या होता है, आई आर। तो अब हम V के बदले आई आर यहां पे पुट करेंगे तो पता यह चलेगा कि V के बदले क्या आया, आई आर इंटू आई। तो हमें यह पता चला P इक्वल आई स्क्वायर आर। एक ये भी फॉर्मूला आ गया, समझ रहे हो ना, P इक्वल आई स्क्वायर आर, ये भी एक फॉर्मूला है। चलिए, फिर उसके बाद मैं बताना यह चाहूंगा कि आप जरा गौर फरमाना, P इक्वल आई स्क्वायर आर है। अगर मैं यहां पे I के बदले V बाई आर पुट करता हूं तो, अगर या R के बदले V बाई आर भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए I के बदले V बाई आर पुट करते हैं। जब I इक्वल V बाई आर होगा तो इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल, यहां पुट करते हैं, ठीक है ना, P इक्वल V इंटू, और I का वैल्यू क्या है हमारा, V बाई आर, तो V बाई आर क्या आएगा, P इक्वल V स्क्वायर बाई आर। हमें ये भी एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया। यानी हमारे पास पावर का 3 फॉर्मूला आया। एक तो है P इक्वल V इंटू आई, P इक्वल आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड वन इज P इक्वल V स्क्वायर बाई आर, और एक और है P इक्वल W बाई टी। P इक्वल W बाई टी भी होता है, हमेशा याद रखिएगा। इतना सारा मैंने फॉर्मूला लिखा, बताया पावर का। अब चलना है कि इसमें हीट जो तो प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन हीट प्रोड्यूस होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, अभी हमें इसे ही देखना है। तो अब जरा गौर फरमाओ, तो ये कितना होगा, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी सर्किट या थ्रू एनी अप्लायंसेस, देन कितना अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा। तो इसके बारे में बताया कौन, जूल साहब ने। अब जरा गौर फरमाओगे, अब यहां पे हम करना क्या चाह रहे हैं,
हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल, हम लोगों ने या चलो W ही पढ़ लो, क्या दिक्कत है, W इक्वल PT हम लोगों ने पढ़ा था ना। और तो इसको हम P इक्वल W/T भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ आप जरा कि P इक्वल W/T हमने लिखा, तो हमें तो पता लगाना है हीट कितना होगा। तो W इक्वल PT, ठीक है, दो हटाओ, W इक्वल PT, तो W इक्वल P के बदले हमें क्या आया है, P के बदले हमें क्या आया है, आप जरा गौर घुमाओ। P के बदले तो इतना सारा फॉर्मूला है, W/T, Q/T, है ना, और I² V², लेकिन हमें तो चाहिए, आप जरा गौर घुमाओ, पावर इक्वल क्या हम लोगों ने आया, हमें देखो पावर इक्वल VI इंटू टी, यानी W इक्वल क्या है हमारा VIT, और यही W जो होता है वर्क होगा, तो जाहिर सी बात है कि हीट के फॉर्म में निकलेगा, और जब हीट के फॉर्म निकलेगा तो मैं W को H लिख सकता हूं, बेशक लिख सकता हूं, तो H इक्वल V इंटू I इंटू टी, यही आपका हीट है। एक और बात, इसको आप जरा और एक्सटेंड करना चाहोगे तो ये भी हो सकता है, V इक्वल क्या होता है IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इंटू IT। फाइनली मेरे को क्या आया, H इक्वल I² RT, यानी यही हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ हीट। किसी भी सर्किट में अगर कुछ करंट फ्लो कराते हो तो कितना हीट डेवलप्ड होगा, कितना होगा आप देख सकते हो, H इक्वल I² RT। अब हमें बताना यह है, आप खुद सोच सकते हो कि किसी भी सर्किट में अगर कोई अप्लायंस वर्कआउट हो रहा है तो हीट जो है वो तीन बात पर डिपेंड करेगा। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट of resistance R in time t, then that depends on only three factors. First one is electric current, second one is resistance, and third one is time. और यहाँ पे इस तीनों के बारे में मैं बता दूं, ये तीनों में हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट की बात करूं तो करंट में हीट जो होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लोइंग करंट। हीट जो होगा मैं यहां पर लिख देता हूं, हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। मतलब यह कि हीट डेवलप्ड इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सपोज अगर मान लो सर्किट में 2 एम्पीयर यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे तो हीट होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, कितना होगा 9। हाफ एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, कितना हीट होगा 1/4। 1/3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, कितना हीट होगा 1/9। 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, हीट कितना डेवलप होगा 25। मतलब ओवरऑल कहने का सेंस हमारा ये है कि हीट डेवलप्ड इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लोइंग करंट। इज इट क्लियर? सेकेंड बात, ये रेसिस्टेंस है। आपने कभी देखा होगा बल्ब का भी अपना रेसिस्टेंस होता है, आप जानते हो। तो इसमें जो हीट डेवलप होगा, और आप कपड़े पर जो आयरन करते हो उसमें हीट डेवलप होगा, बताओ सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा किसमें होगा? इलेक्ट्रिक आयरन में। क्यों इलेक्ट्रिक आयरन में होगा? इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन में होगा क्योंकि उसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है बल्ब के कंपैरिजन में। तो आपने क्या समझा ओवरऑल कि जितना रेसिस्टेंस कम होगा उतना हीट कम होगा, और जितना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा हीट होगा। ओवरऑल मतलब यह हुआ कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ाओगे हीट भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस कम करोगे हीट भी कम होगा। समझ बात आ रही है ना? चलिए, अब आपने कभी ये भी देखा होगा, मार्क किया होगा कि इलेक्ट्रिक आयरन या बल्ब की बात करो तो बल्ब अभी मान लो कि 1 घंटा चला तो उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, 2 घंटा चलेगा ऑब्जर्व करो, 3 घंटा चलेगा नोटिस करो, 4 घंटा चलेगा नोटिस करो। पता यह चला कि आपने जब टाइम लिखा और हीट लिखा तो पता यूं हमें चला कि जितना ज्यादा टाइम हो रहा है उतना ज्यादा उस सर्किट में उस बल्ब में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या इसका मतलब ओवरऑल यही तो है कि हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। जितना टाइम बढ़ाओगे, जितना टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब H जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यही आपका यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है।
जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहते हैं जूल साहब कि थ्रू एनी कंडक्टर या इलेक्ट्रिक वायर या थ्रू एनी एप्लायंसेस heat developed is directly proportional to a square of flowing current. Heat developed through any circuit is directly proportional to resistance. Heat developed in any circuit is directly proportional to time. Finally ओवरऑल हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है H इक्वल आई स्क्वायर आर टी, या आप ये भी कर सकते हो, हमने एक फॉर्मूला और भी लिखा है कहीं पे, या H इक्वल V इंटू आई टी, ये भी आपका फॉर्मूला है। ये दोनों हीट का ही है, इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके हमने यहाँ पर लिख दिया H इक्वल आई स्क्वायर टी। ये दोनों बहुत ही कारगर फॉर्मूला है और इसके न्यूमेरिकल्स की बनता है आपके एक्सरसाइज में दे रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे कुछ क्वेश्चन दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने कभी देखा हो, आपके एनसीईआरटी में ही है कि दो वायर है इक्वल लेंथ का, तो जरा सोचिए जब दो वायर इक्वल लेंथ का होगा तो रेसिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा। एक वायर मान लो ये है, ऐसा ही एक और वायर है, तो लेंथ दोनों का सेम है, तो लेंथ सेम है तो रेसिस्टेंस भी तो सेम होगा। अगर मान लो 10 ओम है तो उसका भी 10 ओम होगा। तो मान लो रेसिस्टेंस R है तो सेकेंड वायर का भी रेसिस्टेंस कितना होगा, R होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेंथ इज सेम, क्योंकि लेंथ इज सेम। चलिए अब उसको हम किसी बैटरी वोल्टेज से, बैटरी के वोल्टेज भी से कनेक्ट कर देते हैं दो तरीके से, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपको पता लगाना है कि सीरीज और पैरेलल में हीट का रेशियो कितना डेवलप होगा, ये बना के हमें बताना। नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस फॉर्मूले पे। तो आशा करता हूं आपको बातें अच्छी से समझ में आ गई। अगर समझ में आई तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है, ताकि उनको भी ये बातें समझ में आ जाए कि क्या क्या हीट डेवलप में क्या क्या टर्म को देखने को मिलता है, क्या कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खैर यहाँ पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात ही नहीं है। तो आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही। और एक और लास्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा ही नोटिफिकेशन आपको हर पल मिलता रहे। थैंक यू।